दोस्तों, ये कहानियाँ सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी तरह का अंधविश्वास फैलाने की हमारी कोई मंशा नहीं है। मेरे फोन स्विच ऑफ कर देने के बाद भी फोन हर 7-8 मिनट में ऑन हो रहा था। उस पर बार बार चाकरी का फोन आ रहा था। वो जोर दे रही थी कि मालिक तुमसे मिलना चाहते हैं, और मैं भी उस हैवान के सामने पहुंचकर ही उससे कुछ बात करना चाहता था। हालांकि वो शैतान किसी भी तरह से बात करने के लायक नहीं था, पर मेरी मां की कब्र खोद कर उसे गायब कर देने वाले दरिंदे को मैं खुद समझाना चाहता था कि ऊपर वाले से बड़ी कोई ताकत नहीं है। उस ऊपर वाले ने हर आदमी को जिंदगी दी है तो मरने का हक भी दिया है। किसी को भी यह आज़ादी नहीं है कि मौत के करीब खड़े इंसान को जिंदगी और मौत के बीच इस तरह रोक दिया जाए कि ना तो वो जी सके और ना ही मौत को गले लगा सके। उस कमीने ने मेरी मां को जिंदगी के उस आखिरी छोर पर रोक रखा था। ऐसे रोक रखा था कि उसे हर पल मौत अपने सामने दिखती थी, पर वो उसे गले नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि वो मुझे, मेरी मां को और जाने ऐसे कितने बदनसीबों को जिंदगी का कैदी बनाकर रखना चाहता था। मैं उसके नर्क से कुछ ही दूर था। इससे पहले लगे हर बैरियर पर हिदायत थी कि इसके आगे न बढ़ें, आगे जाने में खतरा है। जो भी यहां से आगे गए कभी लौट कर नहीं आए। पर मौत का डर तो उसको हो जिसके लिए जिंदगी के कोई मायने हो। मेरे लिए तो जिंदगी का एक ही मकसद बचा था, और वो था मेरी मां को वापस लाना। मैं मजबूर तो था, पर मेरा इरादा पक्का था। मैं डर तो रहा था, पर जाने कहां से मुझ में तूफानी हिम्मत आ चुकी थी। मेरे पैर अपनी जीप के एक्सीलरेटर पर पूरी तरह जम चुके थे। उसी पल न जाने कहां से सामने बड़ी तेजी से एक काला शेर सड़क पर दिखाई देने लगा। अचानक एक छलावे की तरह वो हवा में से जाने कहां से प्रकट हो गया था। भयानक बड़ा सा खूंखार शेर। मेरे हाथ पैर फूल गए और घबराहट में मेरा पैर ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर पर और मजबूत हो गया। स्टीयरिंग तेजी से एक और घूम गया और जीप असंतुलित होकर सामने एक पेड़ से जा टकराई। मेरे सर पर भयानक चोट आई थी। मेरे होश पूरी तरह खोने से पहले फिर एक बार मेरा फोन बज रहा था, और मेरे ना चाहने पर भी कॉल खुद ब खुद कनेक्ट हो गया। दूसरी ओर से आने वाली आवाज चाकरी की ही थी। मैं पूरी बात ध्यान से नहीं सुन पाया, क्योंकि एक तो मुझे भयानक चोट आई थी, और वो काला शेर एक बार फिर गाड़ी के सामने खड़ा था। उसी पल चाकरी की आवाज गूंजी, कब्रा आ रहा है। और उस काले शेर ने मेरी गाड़ी पर छलांग लगा दी। मेरे होश धीरे धीरे खो रहे थे, और मेरे कानों में गूंज रहा था, कब्रा आ रहा है, कब्रा आ रहा है। आखिर कौन था यह कब्रा? कोई भूत, प्रेत, पिशाच या मौत का फरिश्ता? ये कोई नहीं जानता। कहते हैं कि वो एक जिन्न है, किसी छलावे की तरह कहीं भी कभी भी पहुंच सकता है। वो अपना वार करने के लिए किसी शरीर, किसी जरिए का मोहताज नहीं है। वो एक बुरा ख्वाब है जो कब आता है और कब जाता है ये कोई नहीं जानता। जब वो आता है कोई भी पूरी तरह अपने होश में नहीं रह पाता। न तो नींद होती है और ना ही कोई पूरी तरह जगा होता है। होने और ना होने के बीच जब आदमी होता है तो उसे दिखता नहीं है, बस महसूस होता है। कब्रा मौत नहीं देता, वो देता है तो बस मौत से बदतर जिंदगी। जिंदगी जो झूल रही होती है मौत से सिर्फ एक कदम पीछे।
वो हर रूह को शरीर से जोड़कर उसे एक पल में कैद कर देता है, जहां शरीर पथराई हुई आंखों से जमा हुआ तड़प तड़प कर एक ही चीज मांग रहा होता है, और वो है मौत। कब्रा जिन का खौफ हमारी जिंदगी में कैसे उतरा, ये एक लंबी कहानी है। मेरे पिता वैसे तो किसी और आम आदमी की तरह एक नौकरी ही करते थे, एक छोटी सी सरकारी नौकरी। पर इसी नौकरी के दौरान उनके दफ्तर में उनका एक साथी छत्रक, जो मेरे पिता का एक अच्छा दोस्त बन चुका था, धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ती चली गई। ऐसे में न जाने क्यों एक अमावस की देर रात हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे पिता ने घबराहट में पूछा, कौन है? तो बाहर से आने वाली आवाज छत्रक की ही थी। उसने घबराकर मेरे पिता को बुलाया। राघव, राघव, जल्दी करो, जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये जान लेने पर कि दरवाजा खोलने में कोई खतरा नहीं है, मेरे पिता ने दरवाजा खोल दिया। मैं और मेरी मां कुछ घबराए हुए से पीछे खड़े देख रहे थे। उधर छत्रक भी कुछ घबराया हुआ मेरे पिता के साथ कमरे के एक कोने में सोफे पर बैठ गया था। उसके हाव भाव कुछ अजीब से लग रहे थे। उसी समय घर की बत्ती गुल हो गई। मैं और मेरी मां भागकर अंदर से मोमबत्ती और पानी लेकर आए। मोमबत्ती जलाकर कुछ रोशनी हुई तो मैंने देखा कि कमरे में मौजूद हर आदमी की तरह छत्रक की छाया नहीं बन रही थी। मेरे माता पिता छत्रक की बातों में इतना खो गए थे कि उन्हें ये मालूम ही नहीं कि उसकी छाया नहीं बन रही थी। मैं कमरे के कोने में दीवार से चिपका खड़ा था और बड़ी बारीकी से यहां वहां छत्रक की छाया को ढूंढ रहा था। साथ ही साथ में देख रहा था कि हम सबकी छाया बराबर बन रही है कि नहीं। उसी समय मेरा ध्यान घर के दरवाजे की ओर गया, जो हड़बड़ाहट में खुला रह गया था। पर अच्छा होता कि हमने दरवाजा बंद कर दिया होता, क्योंकि वहां छत्रक के ही रूप में एक काली छाया खड़ी मुझे घूर रही थी। पल के 1000वें हिस्से में वो मेरे एकदम पास आकर बोली, मुझे ढूंढ रहे हो? मेरा खून जम चुका था। इतने में मुझे दिखा कि वहां कमरे में बैठे छत्रक के हाथ लंबे हो रहे थे, इतने लंबे कि कमरे के उस छोर पर बैठा बैठा वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। छत्रक की आंखों में शैतानी चमक थी और उसका जबड़ा किसी शार्क के जबड़े की तरह नोकीले दांतों से भरा धीरे धीरे फैलता जा रहा था, बड़ा हो रहा था। उसकी शैतानी आंखें लगातार मुझे घूर रही थी और उसी पल खौफ के बढ़ जाने से मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ! और एक ही पल में सब गायब हो गया। मेरे माता पिता और छत्रक एक कोने में बैठे हैरानी से मुझे देख रहे थे। मेरी मां ने मेरे पास आकर मेरे माथे पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा? पर शायद मेरा जवाब सुनकर वो तीनों मुझे पागल ही समझते, इसलिए मैं चुप ही रहा। इतने में बिजली लौट आई और पापा से बात करने के बाद छत्रक भी चला गया। उसके जाने के बाद से ही मेरे पिता चिंतित रहने लगे थे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। मेरी मां रह रहकर उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, पर वो चुप ही थे। इसके बाद वो धीरे धीरे बीमार पड़ते चले गए। उस दिन छत्रक तो चला गया, पर उसकी बातें सुनकर मेरे पिता काफी चिंता में आ गए थे। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जिन्न की गुलामी कबूल कर लो राघव, मैं तुम्हारा दोस्त हूं और तुम्हारे फायदे के लिए समझा रहा हूं। पर मेरे पिता ने इसे कोरी बकवास समझकर टाल दिया था।
लेकिन इस वाकये के बाद वो अपने दोस्त का ये रूप देखकर काफी परेशान हो गए और डर भी गए थे। वो पहले की तरह मुझसे और माँ से ज्यादा बात नहीं करते थे। हालांकि माँ उन्हें समझाती थी कि इस तरह चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पर ना जाने उन्हें क्या हो गया था। वो काफी बीमार रहने लगे थे। धीरे धीरे उनका चेहरा काफी बदल गया था। हमें इस दिक्कत से छुटकारा नहीं मिल रहा था और ना इसकी ठीक ठीक वजह समझ में आ रही थी। इसी दौरान एक रात मेरी नींद कुछ आवाजें सुनकर खुल गई। रात के लगभग 1:30 बजे मेरे पिता के कमरे से किन्हीं 2 आदमियों के बात करने की आवाजें आ रही थी। मैं चुपचाप दबे पांव उस कमरे की ओर गया तो देखा कि उनके कमरे में वही छाया खड़ी उनसे कह रही थी, मान जाओ राघव, कब्र जिन्न की गुलामी कबूल कर लो जैसे मैंने कर ली, वरना तुम तिल तिल कर मरोगे। पर इससे पहले कि वो कोई जवाब दें, वो छाया मेरा वहां होना महसूस कर रही थी। पहले की तरह ही एक बिजली की तरह उसकी आंखें चमकी और वो मेरी ओर देखकर बोली, शैतान बच्चे, चला जा यहां से। और इसके साथ ही उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उधर दूसरे कमरे में मां इस सब से बेखबर चुपचाप सो रही थी। खैर, किसी तरह वो रात गुजरी, पर अगली सुबह कहर की थी। मेरे पिता उस कमरे से गायब हो चुके थे। मैं और मेरी मां उन्हें पुलिस के साथ ढूंढने निकले तो एक और अजूबा हमारा इंतजार कर रहा था। पुलिस को छत्रक के बारे में बताने पर मालूम हुआ कि उसे गायब हुए भी लगभग 2 महीने बीत चुके थे। पर वो तो अभी 15-20 दिन पहले ही देर रात मेरे पिता से मिलने आया था। हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी दौरान एक रात मेरी नींद उन्हीं आवाजों से खुली। एक पल को मुझे लगा कि मेरे पिता शायद लौट आए हैं। मैं खुशी से भागा हुआ उनके कमरे में पहुंचा तो मेरा दिल दहल गया। वहां छत्रक और मेरे पिता की छाया खिलखिलाकर आपस में बातें कर रही थी। मैं ठंडे पसीने से तर हो गया था। आने वाली आवाजें हर हाल में मेरे पिता और छत्रक की ही थीं, पर वहां उन 2 छायाओं के अलावा और कोई नहीं था। चले जाए यहाँ से। उन दोनों की आवाज गूंजी, पर उन 2 आवाजों के साथ साथ उस कमरे के दूसरे कोने से एक गुर्राहट भी आ रही थी। उस कमरे में 3 जोड़ी आंखें मुझे घूर रही थी। 2 थी मेरे पिता और छत्रक की छाया से जुड़ी, और एक जोड़ी आंखें किसी छाया की नहीं, बल्कि उस कमरे में एक कोने में बैठे एक खूंखार शेर की थी। वो खौफनाक तरीके से गुर्राया और वो दरवाजा एक बार फिर बंद हो गया। अगली सुबह मैंने ये सब बात अपनी मां को बताई, पर उन्होंने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने मुझे उनको और परेशान ना करने की हिदायत देते हुए डांट भी दिया था। अपने पिता के साथ साथ मैंने अपनी मां को भी खो दिया था। मेरे पिता के खो जाने के कुछ समय बाद वो भी खोई खोई रहती थी। धीरे धीरे उनका असल जिंदगी से नाता टूटता चला गया। मेरे पिता के जाने के ठीक 10 साल बाद एक और अजीब वाकया पेश आया। अब तक मैं कोई 24 साल का हो चुका था। 10 साल पहले की तरह एक बार देर रात मैं अपनी मां के बिस्तर के साथ ही जमीन पर सो रहा था। बीच रात मेरी मां अचानक से उठी और चुपचाप एक फावड़ा उठाकर बाहर को चल दी। रात गहरी थी और साथ ही शायद मेरी नींद भी। पीछे जमीन खोदे जाने की आवाज से जब तक मेरी नींद खुली बहुत देर हो चुकी थी। आसमान अंधेरा पी चुका था और जमीन
उजाले को निगल रही थी। मेरी मां वहां खुद अपने हाथों से अपनी खुद की कब्र खोद चुकी थी और उसमें जा गिरी थी। कतरा कतरा मिट्टी मेरी मां की खोदी हुई कब्र को भरना शुरू कर चुकी थी। मेरी मां के छटपटाने से उसके हाथ पैर तेजी से हिल रहे थे। मिट्टी हर ओर से फिसल फिसल कर गड्ढे को ऐसे भर रही थी जैसे किसी शैतानी फौज ने चारों ओर से किसी किले पर खतरनाक तरीके से हमला बोल दिया हो। गमाने को एक पल भी नहीं था। मैंने दौड़कर मां के हाथ पकड़कर उन्हें बाहर खींचना शुरू कर दिया था। मेरे पैर बुरी तरह फिसल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मिट्टी मेरे पैर पकड़कर मुझे भी उसी कब्र में दफन कर देना चाहती हो। जैसे कि वो मुर्दा मिट्टी नहीं बल्कि उस मिट्टी में जान आ गई हो। इतने में ही मिट्टी के वो करोड़ों अरबों खतरे मेरे चारों ओर एक बवंडर बनकर उड़ना शुरू हो गए और पूरे जोर से मेरी मां का हाथ मेरी पकड़ से खींचना शुरू कर दिया। मेरी आंखें मिट्टी के उन कणों से बंद हो रही थी। बड़ी ही मशक्कत से मैं उन कणों के पार देखने की कोशिश कर रहा था। मिट्टी की अधिकता से मेरा दम घुटता महसूस हो रहा था। मां का हाथ मेरे हाथों की पकड़ से छूट चुका था। उसी पल मिट्टी के उन कतरों ने किसी जिन्नाती ताकत के जोर पर मुझे एक जोरदार धक्के से दूर पीछे की ओर धकेलकर जमीन पर फेंक दिया। मेरा सर जोर से जमीन पर आकर लगा। मुझे जोरदार चक्कर आ गया था। मैं जमीन से उठने की पुरजोर कोशिश कर रहा था कि इतने में ही उन्हीं कणों ने मेरी मां उस कब्र से निकालकर मेरे सामने बैठा दिया था। पर यह बिल्कुल मेरी मां नहीं थी। ये तो बस मेरी मां का शरीर था। उसकी आंखें पथरा चुकी थी। वो कुछ कहने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर उसके जबड़े जैसे अकड़ चुके थे। अभी मैं मां की ओर देख ही रहा था कि उसी कब्र में से एक सफेद चोगे में एक औरत बाहर निकल रही थी। उस औरत का चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। उसके सर पर एक भी बाल नहीं था और उसकी आंखें एकदम सफेद थीं। धीरे धीरे वह कब्र से पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। निकलते ही उसने वह फावड़ा अपने हाथ में उठाया और उसके मनहूस कदम मेरी ओर आने शुरू हो गए। बड़े बड़े नाखूनों वाले उसके भद्दे जले हुए काले पैर मुझसे कुछ ही दूर थे। वे इतने में ही उसने वो फावड़ा हवा में उठाया और बोली, ले जा रही है चाखरी तेरी माँ को। चाखरी हूं मैं जो नहाती है लहू में और पीती है सांसें। चाखरी जो जिंदगी निचोड़ लेती है जहां से गुजरती है। चाखरी जिसे खुद कब्रा जिन्न ने तूफान की मिट्टी से बनाया है। इतने में उसी कब्र से किसी भयानक शेर के गुर्राने की आवाज आई और देखते ही देखते एक काला शेर अपनी चमचमाती पीली आंखों से मुझे घूरता हुआ बाहर आ रहा था। एक खूंखार बड़ा खौफनाक शेर। एक ही पल में वह शेर कई खौफनाक चमगादड़ों में तब्दील हो गया। चाखरी ने मेरी मां को कसकर जकड़ लिया था। चमगादड़ों ने उन दोनों को किसी बवंडर की तरह घेर लिया था। इतने में चाखरी ने उस फावड़े का एक तेज वार मेरे सर पर किया और इधर दिन का उजाला फैल रहा था, पर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। गहरा, काला, दर्दनाक अंधेरा। वो अंधेरा जो अब शायद मेरी किस्मत बन चुका था। घंटों मैं वहां ऐसे ही बेहोश रहा। ठंडी हवा मेरे बदन के पोर पोर में घुसकर मुझे हर जगह सुई की तरह चुभ रही थी। मैं होश संभालते हुए उठकर याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये क्या हुआ था। तभी मेरी नजर उस कब्र की ओर गई, जो कब्र ऐसे भर चुकी थी कि जैसे वहां कभी थी ही नहीं। पास में वही फावड़ा पड़ा था जिस पर मेरे माथे से निकला लहू
जम चुका था। वहां घर के उस कोने से लेकर मैंने घर के हर कोने तक ढूंढा, पर मां कहीं नहीं थी। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। दुनिया का कोई भी इंसान मेरी इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता। थका हारा बीमार सा मैं हाथ मुंह धोकर घर के एक कोने में बैठा मोबाइल पर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट टटोल ही रहा था कि आखिर बात करूं तो किससे, कि तभी मोबाइल की घंटी बज उठी। कॉल किसी अननोन नंबर से आ रहा था। मैंने फोन उठाया तो सर्द आवाज गूंजी। बोल रही हूँ चाखरी, मौका देती हूँ आखिरी, जल्दी जो तू यहाँ ना आया, मिले तुझे ना अपना साया। हिम्मत रख चाहे घबरा, ढूंढ ही ले तुझको कब्रा। निकले सुबह जब नई किरण, चलते जाना तू दक्षिण। जब आए पहला खतरा, समझना पास ही है कब्रा। और इसके साथ ही फोन बंद हो गया। मैंने भागकर लाइट के नीचे जाकर देखा, पर मेरी छाया गायब हो चुकी। डर और गुस्से से पागल मैंने उस नंबर को मिलाने की नाकाम कोशिश की, पर ये तो हो ही नहीं सकता था। कुछ होश संभले तो मैंने अपने एक दोस्त से बात कर उसकी जीप कुछ एक दिन के लिए मांग ली। कुछ आधे एक घंटे में वो मुझे जीप दे गया था और सुबह की पहली किरण के साथ ही मैंने दक्षिण की ओर जीप दौड़ा दी। इसके बाद जीप के एक्सीडेंट और उस भयानक शेर की जीप पर छलांग लगा देने के बारे में आप जान चुके हैं। उस काले शेर के मुझ पर छलांग लगाने के साथ साथ दुर्घटना में चोट आ जाने से मेरे होश एक बार फिर खो चुके थे। पर इस बार जब मुझे होश आया तो मैं एक बदबूदार पुराने कमरे में एक बिस्तर पर पड़ा था। कमरे में एक कोने में रखे एक सूखे दिए में जाने कैसे एक लौ जल रही थी और धीरे धीरे वो लौ तेज हो रही थी। बिस्तर मोम का था और पिघल रहा था। सामने दीवार पर पपड़ी उतर उतर कर एक चेहरा बन रहा था। कोई और होता तो इन सब से घबरा कर दम तोड़ देता, पर मेरा इरादा पत्थर का था। मैं गुस्से में पागल हुआ जोर से चिल्लाया, ये आंख में चौली क्या खेल रहा है कब्रा? हिम्मत है तो सामने आ। तू मेरे पिता को ले जा चुका है, पर मैं तुझको अपनी मां को ले जाने नहीं दूंगा। मेरी इस ललकार में शायद ऊपर वाला भी मेरे साथ था, क्योंकि मेरे ऐसा करते ही बाहर दिल दहला देने वाली बिजली चमकी। बिस्तर पिघलने से मैं धीरे धीरे उसमें धंस रहा था। मेरे हाथ पैर कसकर बंधे थे। उधर सामने दीवार पर एक खूंखार चेहरा बन चुका था जिसकी आंखें चमक रही थी। एक सर्द आवाज गूंजी, तुम्हारी मां इस जिंदगी के पार जो आ चुकी है। वो इस जिंदगी और मौत के बीच एक आखिरी पल में कैद है। अब उसे इस कैद से कोई आजाद करा सकता है तो वो है उसकी मौत। और तुम्हारी मां की मौत के बदले तुम्हें कीमत चुकानी होगी। मैं तुम्हें हमेशा रहने वाली जिंदगी दूंगा और तुम ता उम्र मेरे गुलाम रहोगे। यह कीमत होगी उस आजादी की, उस मौत की जो तुम्हारी मां के लिए तोहफा होगी। और ये इनाम होगा तुम्हारी उस बहादुरी का कि तुमने कब्रा जिन्न को ललकारने की हिमाकत की है। तू बस एक बार मेरे हाथ खोल दे कब्रा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मेरी ये ललकार सुन वो जोर से हंसा और बोला, जाओ चाकरी, आजाद कर दो उसे। और दीवार पर बना वो चेहरा गायब हो गया। जिन्नाती फरमान पर चाकरी प्रकट हुई और मुझे इस बिस्तर से आजाद कर दिया गया। साथ ही वह बोली, आजाद होकर क्या करोगे तुम? कब्रा को तो वो ही मार सकता है जिसके साथ उसका साया हो। तुम तो बेसाया हो,
तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कब्रा हमेशा से तुम जैसों पर राज करता आया है और करता रहेगा। अच्छा होगा कि तुम उसकी गुलामी कबूल कर लो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने उसी पल एक फैसला लिया। मैं चाकरी से बोला, ठीक है, मैं कब्रा का गुलाम बनने को तैयार हूं, पर मेरी शर्त है कि मैं कुछ पल के लिए अपनी मां से मिलना चाहता हूं। अपनी उसी मां से जो पूरे होशो आवास में हो, जो मुझे बस एक बार अपना बेटा कहकर बुला सके। उस एक पल के लिए मैं हमेशा कब्रा का गुलाम बनकर रहूंगा। देखा तुमने, एक जिन्न को ललकारने से तुम्हें क्या मिला? उम्र भर की गुलामी ही ना। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मां के पास ले चलूं। इसके साथ ही चाकरी ने अपना भद्दा हाथ मेरी आंख पर रखा और जब उसे हटाया तो मैं कब्रा जिन्न के सामने था। सामने एक बड़े ताबूत पर उसी काले शेर के रूप में कब्रा बैठा था और उसके साथ ही जमीन पर लाचार सी मेरी मां एक और खड़ी थी। कब्रा के चारों ओर भयानक बड़े बड़े हथियार पकड़े कई काली छायाएं खड़ी थी। कब्रा ने अपना पंजा हवा में उठाया और मेरी मां को होश आ गया। मेरी मां पागलों की तरह दौड़कर मेरे पास आई और मुझे गले से लगा लिया। उस जगह कई मशालें जल रही थी। हैरानी की बात थी कि वहां कई काली छाया थी, पर हम मां बेटे के अलावा कोई शरीर नहीं था। भारी मन से मैं अपनी मां के कदम आखिरी बार चूमने के लिए झुका तो जो मैंने देखा उसे देख मेरी हिम्मत एक बार फिर बंध गई। चाकरी से एक बड़ी गलती हो गई थी, बड़ी खौफनाक गलती जो मेरे लिए वरदान बन सकती थी। दरअसल वह मेरी मां की छाया को उसके शरीर से अलग करना भूल गई थी। मैं उठा और अपनी मां के गले लगकर मैंने उसे कुछ समझाने की कोशिश की। साथ ही मैंने बताया कि मेरे पिता जैसे कई मासूमों को गायब कर उनकी जिंदगी को नर्क बना देने वाले को खत्म करने का ये पहला और आखिरी मौका है। खुशकिस्मती थी कि मेरी मां को मेरी ये बात समझ आ चुकी थी। हम दोनों ने एक खतरनाक फैसला लिया और धीरे धीरे कब्रा के ताबूत के पास आकर खड़े हो गए। कब्रा दहाड़ कर हंस उठा। आओ जवान, मेरी गुलामी कबूल करो। पहले मेरी मां को जाने दो कब्रा। अभी मैं उस जिन्न से बात कर ही रहा था कि उसी पल बिना कोई समय गंवाए मेरी मां ने पास खड़ी एक छाया से एक तलवार खींची और सीधी उस कब्रा के पेट में उतार दी। कब्रा की आंखों से खौफनाक चिंगारियां निकलने लगी। इसी पल चाकरी प्रकट हुई और किसी मोम के पुतले की तरह पिघलना शुरू हो गई। उसकी खौफनाक चीखें चारों ओर गूंज रही थी। कब्रा की गुलाम छायाएं एक एक कर गायब हो रही थी। वह जिन्न बड़े दर्दनाक तरीके से गुर्रा रहा था और धीरे धीरे चमगादड़ों में तब्दील हो रहा था, जो किसी छाया की तरह ही हवा में गायब हो रहे थे। अचानक एक बिजली कौंधी और कब्रा की पूरी कायनात किसी टूटे सपने की तरह गायब हो चुकी थी। मैं और मेरी मां उस जंगल के बीचों बीच खड़े एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे। रोते रोते मेरी नजर अचानक जमीन की ओर गई तो मेरी छाया मेरे पास लौट चुकी थी। इसके साथ ही धीरे धीरे मेरी मां और मेरे कदम घर की ओर बढ़ चले थे।
दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मज़ा आया होगा। इस कहानी को इतना शेयर करें, लाइक करें कि मुझे भी आगे की कहानियां लिखने में मज़ा आ जाए। अगली कहानी का टिकट खरीदिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।